तो इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर, यानी ब्रिटिश शासकों की जो साम्राज्यवादी नीति थी वो इसका सबसे बड़ा बेस बनी। यानी कि ऑलमोस्ट ऑल ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर फ्रॉम रॉबर्ट क्लाइव टू डलहौजी फॉलोड ए रेगुलर पॉलिसी आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी एक्सपेंशन की पॉलिसी अपनाई सभी ब्रिटिश शासकों ने, रॉबर्ट क्लाइव से लेकर के और डलहौजी, बीच में जो भी गवर्नर जनरल हुए हैं उन सभी ने। बीच में आपने पढ़ा भी है पिछले पास्ट में कॉलोनिज्म वाले में कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये सभी ने यही पॉलिसी अपनाई है। इंडियन स्टेट्स वर अनेक्स्ड इनटू ब्रिटिश एम्पायर आइदर बाय यूज ऑफ फोर्स और बाय ट्रिचरी एंड इंट्रिग विदाउट कैरिंग फॉर सेंटिमेंट्स ऑफ इंडियन, और बिना भारतीय शासकों के परमिशन के ही उन्होंने इन स्टेट्स को कहीं पे बल तो कहीं पे छल या किसी अन्य कारण से इन स्टेट को अपने साम्राज्य में मिलाते गए। और सबसे बड़ा जो रोल अदा किया था इसमें वो था लॉर्ड वेल्जली फॉलोड द पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। सबसे बड़ा इसमें योगदान रहा लॉर्ड वेल्जली की जो सहायक संधि थी उसका। In order to bring more and more Indian states under control, the British administration and Lord Dalhousie made many annexations on the basis of doctrine of lapse। यानी सबसे बड़ा योगदान रहा इसमें लॉर्ड वेल्जली की सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी की लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, सबसे बड़ा योगदान रहा है इन दोनों डॉक्ट्राइन का, यानी सब्सिडियरी अलायंस और लैप्स का सिद्धांत। द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश कास्ट रीसेंटिमेंट अमंग द नेटिव रूलर्स विच क्लुमिनेटेड इन द रिवोल्ट ऑफ 1857, और जिसका चरण यानी उसकी परिणति जो सामने आई थी वो थी 1857 की क्रांति। तो आइए उससे पहले हम सबसे पहले क्लियर करते हैं सब्सिडियरी अलायंस क्या थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस वाज प्लान्ड बाय लॉर्ड वेल्जली इन 1798। सब्सिडियरी अलायंस को जो लागू करने वाला था वो था लॉर्ड वेल्जली। लॉर्ड वेल्जली ने इस संधि को इम्प्लीमेंट किया था। बाय फॉलोइंग द सिस्टम ही वांटेड टू ब्रिंग मैक्सिमम इंडियन स्टेट्स अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और इस नीति के तहत वह अधिकाधिक भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना चाहता था। द स्टेट्स एंटरिंग इनटू ए सब्सिडियरी अलायंस हैड टू एक्सेप्ट इट्स मेजर टर्म्स, और जो भी शासक इस सहायक संधि को स्वीकार करता था उनको निम्नलिखित जो टर्म्स थी वो फॉलो करनी पड़ती थी। देर वर एज फॉलो, ध्यान से सुनना इनको। द स्टेट्स एंटरिंग इनटू ए सब्सिडियरी अलायंस कुड नॉट एंटर इनटू एनी एग्रीमेंट विद और डिक्लेयर वार अगेंस्ट ए थर्ड पावर विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिश कंपनी, यानी सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो राज्य था वो बिना किसी अनुमति यानी बिना कंपनी के अनुमति के वो किसी भी भारतीय शासक के साथ या अन्य यूरोपियन पावर के साथ न तो युद्ध कर सकता था और न ही संधि कर सकता था। The state accepting the subsidiary alliance neither could maintain relation with a non-English European power, और संबंधित राज्य अंग्रेजों के अतिरिक्त अन्य किसी यूरोपीय शक्ति के साथ भी संबंध नहीं रख सकता था और न ही किसी अन्य यूरोपियन को अपनी सेवा में रख सकता था। The subsidiary state had टू हैव ए ब्रिटिश ऑफिशियल, और जो भी शासक इसको स्वीकार करता था उसको एक रेजिडेंट यानी अंग्रेजों का एक रेजिडेंट अपने दरबार में रखना पड़ता था। द सब्सिडियरी स्टेट
हैड टू हैव ए ब्रिटिश ऑफिशियल, यानी कि प्रत्येक राज्य को अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ता था। द ब्रिटिश कंपनी वाज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट द सब्सिडरी स्टेट्स, और इसके बदले में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो उसकी उस सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार करने वाले राज्य की पूरी सुरक्षा की गारंटी लेती थी, और इसी उद्देश्य से ए ब्रिटिश कॉन्टिनेंट वाज केप्ट इन द नेटिव स्टेट, और इसलिए वो एक छोटी सहायक सेना उस राज्य में रखती थी। द सब्सिडरी स्टेट वाज टू पे फॉर मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटिश कॉन्टिनेंट, और इस सहायक संधि का खर्चा था उसको संबंधित राज्य को ही देना होता था। किन किन स्टेट को इसने स्वीकार किया वो देखते हैं। हैदराबाद, अवध, तंजौर, कर्नाटका, सूरत, फर्रुखाबाद, टीपू सुल्तान, पेशवा, सिंधिया, भोंसले, इन स्टेट को उसने स्वीकार किया। हैदराबाद का नवाब था, अवध का नवाब था, तंजौर का शासक था, कर्नाटक के जो शासक थे, कर्नाटक के साथ जो 3 युद्ध हुए हैं उनमें सभी में फिर ये सब्सिडरी अलायंस इम्प्लीमेंट हो गई। सूरत का शासक था। टीपू सुल्तान भी श्रीरंगापट्टनम की लड़ाई में हार चुका था, हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान। पेशवा थे, सिंधिया थे एमपी में, और भोंसले थे नागपुर में। इन सभी ने सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार कर लिया था, यानी कि पूरी तरह से पेंशनर हो गए थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के। वर द मेन स्टेट्स एंड पावर्स इंटरिंग इनटू सब्सिडरी अलायंस, ये डर के कारण इसमें स्वीकार हो गए थे। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट मीन ऑफ इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी ऑफ लॉर्ड डलहौजी, और जो अपहरण का सिद्धांत भी बोल सकते हैं हम, लैप्स करना होता है हड़पना। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये भी एक महत्वपूर्ण नीति थी। इट जनरली मीन्ड दैट ए सब्सिडरी किंग्स, इसके अंतर्गत क्या था, नॉट हैविंग ए सम कुड नॉट अडॉप्ट देयर विदाउट परमिशन ऑफ ब्रिटिश स्टेट, यानी ब्रिटिश शासन की अनुमति के कोई भी भारतीय शासक था वो पुत्र, यानी जो पुत्रहीन जो शासक थे वो किसी पुत्र को गोद नहीं ले सकते थे, और पुत्र न होने की दशा में जो उनका शासन था वो स्वतः ही ब्रिटिश साम्राज्य में चला जाता था। ये था इसका मेन कारण। लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी का लैप्स का सिद्धांत। लॉर्ड डलहौजी वाज हाईली एम्बिशियस एंड प्रो इम्पीरियलिस्ट। लॉर्ड डलहौजी साम्राज्यवादी भावनाओं से ओतप्रोत पहले से ही था। हिज ओनली ऑब्जेक्टिव वाज टू एक्सटेंड द बाउंड्रीज ऑफ कंपनी एम्पायर बाय हुक और बाय क्रूक। उसका प्रमुख उद्देश्य था कंपनी के साम्राज्य का विस्तार करना, इसलिए उसने ही अनेक सतारा, नागपुर, झांसी, संबलपुर, उदयपुर, जैतपुर, बघाट एंड मैनी अदर स्मॉल स्टेट इनटू एम्पायर ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बाय डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, और इसलिए उसने इस सिद्धांत का प्रयोग करके सतारा, नागपुर, झांसी, संबलपुर, उदयपुर, जैतपुर, बघाट आदि अनेक छोटे राज्यों को भारतीय राज्य में मिला लिया। इट क्रिएटेड ए स्ट्रॉन्ग वे टू एंगर एंड डिसकंटेंटमेंट नॉट ओनली अमंग द इंडियन रूलर बट ऑल्सो अमंग द मासेज, और इसके कारण संबंधित शासकों में तो जन असंतोष फैला ही, लेकिन आम लोगों में भी इस शासन की जो बौछारें थी वो जाकर के गिर रही थी कि सभी छोटी छोटी जो भी रियासतें थी उनका साम्राज्य अंग्रेज अपने अंदर मिला रहे हैं। और जो ये इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी जो उन्होंने शुरू की थी, ये बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई से ही शुरू हो गई थी 1757 से लेकर के, और 1764 की जो बक्सर की लड़ाई हुई थी वहाँ से इस पॉलिसी की शुरुआत हो जाती है, और सभी भारतीय शासकों ने भरसक प्रयास करके इस पॉलिसी को लागू करने का, ब्रिटिश शासकों ने इस पॉलिसी को लागू करने का भरसक प्रयास किया, और इसके मेन कारण हैं वो कल बताएं।